हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। यहाँ पर हम डेली के 25 क्वेश्चन करते हैं एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग की टारगेट लेकर। तो आज की प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। मैं अपने सारे व्यूअर से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप साथ में एक कॉपी पेन ज़रूर रखिए और हर क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर से लिखिए, ताकि आप क्या ऑप्शन लगा रहे हैं वो आपके पास बिल्कुल क्लियर रहे और आप अपने आंसर्स ना चेंज कर पाएँ और आपको एग्जैक्टली पता चले कि कौन से क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज सुर्की इज एडेड टू लाइम मोर्टार टू। ऑप्शन ए इज प्रिवेंट श्रिंकेज, ऑप्शन बी इज डिक्रीज सेटिंग टाइम, ऑप्शन सी इज इंक्रीज बल्क डेंसिटी एंड ऑप्शन डी इज इम्पार्ट हाइड्रोलॉजिसिटी। ठीक है, तो सुर्खी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है डी, इम्पार्ट हाइड्रोलॉजिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, सुर्खी में लाइम को हम ऐड करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। The timber obtained after felling a tree is known as option A rough timber, option B converted timber, option C standing timber and option D is outer timber। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि आपको जो टिम्बर हमें ट्री के गिराने से मिलती है वो कौन सी टिम्बर कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रफ टिम्बर मिलती है हमें यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज Heart rot is a defect in timber which is formed, option A, by action of certain type of fungi, option B, when there is no free circulation of air, option C, when a branch has come out of tree, and option D, when fungi cause chemical decomposition of wood। आराम से ऑप्शन पढ़िए, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है, आपको या तो पता होगा या फिर यह इसमें क्या होता है, ऑप्शंस जो हैं उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आराम से आप ऑप्शंस को पढ़िएगा फिर आप चूज़ करिए। तो जो हार्ट रॉड है दैट इज़ ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसका सही आंसर है। व्हेन अ ब्रांच हैज़ कम आउट ऑफ द ट्री, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट रॉड बोलते हैं। ठीक है, इससे आपकी जो टिम्बर है वो वीक हो जाती है। टिम्बर के डिफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी डिफेक्ट हैं आप टिम्बर के डिफेक्ट को ज़रूर पढ़ कर जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन अ रिपीटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Minimum grade of concrete for sea water is option A M20, option B M30, option C M35 and option D is M40। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ऑप्शन बी permissible stress in reinforcement, option C moment of resistance and option D permissible stress in concrete। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। जल्दी से आप अपना ऑप्शन चूज़ करिए, इसमें से क्या होगा आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी परमिसिबल स्ट्रेस इन रीइंफोर्समेंट। जो आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके रीइंफोर्समेंट पे डिपेंड करती है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है तो अभी आप याद रखिए, आपके पास FE 250, FE 415 और FE 500 के हिसाब से XU मैक्स की वैल्यू दी हुई है। इससे क्या पता चल रहा है कि आपकी जो XU मैक्स है या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो काय पे डिपेंड कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टील पर डिपेंड कर रही है, बाकी किसी और चीज़ पर नहीं डिपेंड करती। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ विंड एंड अर्थ क्विक लोड्स आर कंसिडर्ड देन permissible stresses in steel are option A increased by 25%, decreased by 33%, option C is increased by 20% and option D is increased by 33%। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है इंक्रीज बाय 33%। देखिए अभी रिपीटेड सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपने हमारे पहले के प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस कराए हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड आते हैं वो वाले। चलिए क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर इज ए स्पान अपॉन 500, बी स्पान अपॉन 350, सी स्पान अपॉन 200 एंड डी स्पान अपॉन 1000। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। कई बार क्वेश्चन आया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन 8, फॉर स्टील स्ट्रक्चर्स मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अडॉप्टेड फॉर, ऑप्शन ए टेंसाइल स्ट्रेसेस, ऑप्शन बी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ऑप्शन सी बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड ऑप्शन डी शेयर स्ट्रेसेस।
पूछ रहा है आपसे कि स्टील स्ट्रक्चर में मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस तरह की स्ट्रेस के लिए लगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए, इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। शेयर स्ट्रेस के लिए हम सबसे ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं 2.5 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। टू प्रिवेंट फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज ऑप्शन ए 0.57 FU, ऑप्शन बी 3 FU, ऑप्शन सी 2 FU एंड डी FU। इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए 0.57 FU। ये आपकी एक प्रैक्टिकल वैल्यू हुई है जो आपको प्रैक्टिकल में जब आप यूज़ करते हैं डक्टाइल मटेरियल्स को तब निकाली गई है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। द क्रिटिकल सेक्शन फॉर वेब क्रिपलिंग इन केस ऑफ फ्लेक्चर मेंबर इज एट ऑप्शन ए रूट ऑफ फिलेट वेल्ड, ऑप्शन बी सेंटर ऑफ द सेक्शन, ऑप्शन सी सेंटर ऑफ फ्लेंज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूट ऑफ फिलेट वेल्ड। जो आपका रहता है वो क्रिटिकल सेक्शन रहता है वेब क्रिपलिंग के केस में जब आपकी बेंडिंग लोडिंग होती है तब, या बेंडिंग को ही हम फ्लेक्चर भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट प्लेस इज नोन एज ऑप्शन ए डिक्लिनेशन, ऑप्शन बी डिप, ऑप्शन सी एजीम्यूथ एंड ऑप्शन डी इज मैग्नेटिक बेयरिंग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब पर बन जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क की तरह। आप इस क्वेश्चन को पता करके बताएंगे और आप कमेंट सेक्शन में आप इसका सही आंसर लिखेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड है। सर्वे में जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं बियरिंग तो पहले ही सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो यहीं से आती है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। फॉर लोकेटिंग एन इनएक्सेसिबल पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज। ऑप्शन ए इज रेडिएशन, ऑप्शन बी इज इंटरसेक्शन, ऑप्शन सी इज ट्रेवर्सिंग एंड ऑप्शन डी इज रिसेक्शन। बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है ये वाला क्वेश्चन। आपसे पूछा इनएक्सेसिबल पॉइंट रहता है तो कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। तो याद रखिए जब इनएक्सेसिबल पॉइंट आता है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इंटरसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाउडिज रूल इज अप्लाइड फॉर ऑप्शन ए ओपन ट्रेवर्स, ऑप्शन बी क्लोज ट्रेवर्स, ऑप्शन सी लोकल अट्रैक्शन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए, ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो ओपन और क्लोज दोनों दिया हुआ है तो दोनों तो नहीं हो सकते, तो इनमें से कोई एक ही होगा। तो जो बाउंड्री रूल होता है वो आपका किसके लिए होता है, क्लोज ट्रेवर्स के लिए यूज़ होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लोज्ड कंटूर्स विथ हायर वैल्यूज आउटवर्ड विल रिप्रेजेंट ऑप्शन ए हिल, ऑप्शन बी डिप्रेशन, ऑप्शन सी प्लेन सरफेस एंड ऑप्शन डी एनी सरफेस। कंटूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटूर क्या होता है, कंटूर एक कर्व होता है, एक लाइन होती है जो सेम एलिवेशंस को जोड़ती है। ठीक है, यानी कि इस पूरे एरिया के ऊपर, इस पूरी लाइन के ऊपर जो एलिवेशन है वो बराबर होगा। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपने इस तरह से कंटूर बनाए हैं और बाहर की जो वैल्यू है, आउटर वर्ड्स वैल्यू है वो ज़्यादा है, सपोज करिए इसकी 100 है, अंदर वाली की वैल्यू 90 है, उसके अंदर वाली की वैल्यू 80 है, तो ये आपको क्या शो करेगा। इसका क्या मतलब आ रहा है, अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो छोटी है और बाहर वाली जो है वो बड़ी है। तो इस तरह की चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर इससे जस्ट अपोजिट हो जाए कि आपकी अंदर वाली वैल्यूज़ बड़ी हो जाए और बाहर वाली वैल्यूज़ छोटी हो जाए तो उसको हम बोलेंगे हिल। ठीक है, अगर आपकी वैल्यूज़ एक बहुत ही ज़्यादा कांस्टेंट इंटरवल पे जा रही हैं तो उसको हम बोलेंगे प्लेन सरफेस या फ्लैट सरफेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कर्वेचर करेक्शन इन अ डिफरेंशियल लेवलिंग इज ऑप्शन ए ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव, ऑप्शन बी ऑलवेज एडिटिव, ऑप्शन सी ज़ीरो एंड ऑप्शन डी इज डिपेंड अपॉन लैटिट्यूड। ठीक है, तो जो करेक्शंस होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो उसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द शेप ऑफ वर्टिकल कर्व जनरली प्रोवाइडेड इज, जो आपके वर्टिकल कर्व्स होते हैं उसके जो शेप हैं वो कितना रहता है, कैसा रहता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए इज़ सर्कुलर, ऑप्शन बी इज़ पैराबोलिक, ऑप्शन सी इज़ स्पाइरल एंड ऑप्शन डी इज़ एलिप्टिकल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका जो भी आंसर लग रहा है आप ज़रूर अपने कॉपी में लिखें, साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में भी बताइए। इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, पैराबोलिक शेप होते हैं जनरली। बहुत ही सिंपल फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। टाइप फर्स्ट सेटलिंग इन सेडिमेंटेशन टैंक इज ड्यू टू ऑप्शन ए सेटलिंग ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल,
in dilute suspension. Option B, settling of flocculent particles in dilute suspension. Option C, settling of flocculent particles in concentrated suspension. And option D, settling of particles in the form of sludge blanket. तो आपसे टाइप 1 सेटलिंग की बात कर रहा है, तो ध्यान रखिए टाइप 1 सेटलिंग होती है आपके डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, डिस्क्रीट पार्टिकल जो है टाइप 1 टाइप की सेटलिंग होती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगर आप कोई आंसर गलत कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने आप को नेगेटिव मार्किंग भी दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि नेगेटिव अगर आपके हो रहे हैं तो कितने मार्क्स आपके कम हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है 1-1, 2-2 नंबर से रुक जाता है, तो अगर आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ओजोनेशन इन वाटर ट्रीटमेंट इज़ डन फॉर विच ऑफ द प्रोसेस? ए, सॉफ्टनिंग, बी, फ्लोराइड रिमूवल, सी, कोआगुलेशन एंड डी, डिसइंफेक्शन। ओजोनेशन पूछा है कि किसके लिए यूज़ होता है, तो वो होता है आपके डिसइंफेक्शन के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ज़ीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ अचीव्ड बाय? ऑप्शन ए, लाइम सोडा प्रोसेस, ऑप्शन बी, एक्सेस लाइम, ऑप्शन सी, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ऑप्शन डी इज एक्सेस एलम। तो जिसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, आयन एक्सचेंज प्रोसेस से आपकी ज़ीरो हार्डनेस अचीव होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय? ऑप्शन ए, विंकलर मेथड, ऑप्शन बी, EDTA मेथड, ऑप्शन सी, आयन एक्सचेंज मेथड, एंड ऑप्शन डी इज XSLM मेथड। तो जो आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो आपका ऑप्शन ए है, जो विंकलर मेथड इससे निकाली जाती है। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन? ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड सिलिका स्केल, ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड कोबाल्ट स्केल, ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड प्लैटिनम स्केल, एंड ऑप्शन डी, प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल। तो जो टर्बिडिटी होती है वो काय के स्केल पे आ रही है, वो आपके सिलिका स्केल पर पाई जाती है, उसको हम मेजर करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड ऑकर्स व्हेन द वाटर कंटेंट इज? बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। जो बल्किंग ऑफ सैंड है इसको आप नोट करके रखिएगा, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। अभी यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किस वाटर कंटेंट पर बल्किंग ऑफ सैंड होता है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 to 5% पे होता है, ठीक है। बल्किंग को अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रीइंफोर्समेंट इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन लीड्स टू? ऑप्शन ए, क्रीप डिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी, लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो बोल रहा है अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रीइंफोर्समेंट, यानी कि टॉप पर और बॉटम पर आपकी जो रीइंफोर्समेंट है वो अलग अलग होती है, तो आपकी किस तरह का आपके डिफ्लेक्शंस पाए जाएंगे? तो वो होता है आपका क्या, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन पाया जाता है जब आपकी अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रीइंफोर्समेंट होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अगेन वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट इन बीम इज? ऑप्शन ए, 0.04 B इंटू स्मॉल डी, ऑप्शन बी 0.04 इंटू बी इंटू कैपिटल डी, ऑप्शन सी 0.12 स्मॉल बी इंटू कैपिटल डी, एंड ऑप्शन डी इज़ 0.12 बी इंटू स्मॉल डी। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर इसकी जो ऑप्शन है ये कन्फ्यूजिंग है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं। क्योंकि देखिए आपको एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी याद रखनी कि आप इसका क्या वैल्यू होती है, साथ ही साथ इसी में देखिए आप डी को चेंज किया हुआ है, एक जगह स्मॉल डी है, एक जगह कैपिटल डी है, यानी कि एक जगह ओवरऑल डेप्थ दी हुई है और एक जगह इफेक्टिव डेप्थ दी हुई है। तो आपको ध्यान देना है ऑप्शन के ऊपर। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 0.04 बी इंटू कैपिटल डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म बेटर ऑन डक्टिलिटी क्राइटेरिया? ऑप्शन ए, बैलेंस सेक्शन, ऑप्शन बी, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ऑप्शन सी, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, एंड ऑप्शन डी इज नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन। तो डक्टिलिटी के बेसिस पे हम जो चूज़ करते हैं वो होता है आपका क्या, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होता है, जहाँ पर आपका जो स्टील है वो बैलेंस सेक्शन से कम दिया जाता है, तो वो आपका अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होता है। अगर वो फेल भी करता है स्टील तो हमें क्या मिलता है, हमें डिफ्लेक्शन नोट करने को मिलता है।
ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, इससे वार्निंग मिल जाती है और हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेफ़ हो जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ आप अपने जितने भी आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, जितने गलत हुए हैं, उसको आप क्या करिए, एनालाइज़ करिए और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। साथ ही साथ जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उन पे आप खासा ध्यान दीजिएगा कि वो एक्चुअली में गलत हुए क्यों हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। कल मैं आपके लिए फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। आप पढ़ाई अच्छी करते रहिए और प्रैक्टिस के लिए आप वो हम पर काम छोड़ दीजिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।